जिस जगह आज मैं जा रहा हूँ शायद वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हर किसी से भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक बार यहाँ जरूर आए। और शायद आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो आप भी उन दोनों में से एक ही होंगे। दोनों से मेरा क्या मतलब है आगे समझाऊंगा, या फिर इस जर्नी को पूरा देखने के बाद आप शायद खुद समझ जाएं। मैं भी आया था आज से 2 साल पहले। पहली बार कुछ मांगा था इनसे और उन्होंने तथास्तु बोल के पूरा कर दिया, तो आना पड़ा एक भक्त बन के थैंक यू बोलने। मेरी तरह हर साल हजारों भक्त यहाँ आते भी हैं। 1000 इसलिए बोला क्योंकि बाकी तो शायद ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। शायद इनकी संख्या लाखों में होगी और मैं भी आज इन्हीं लाखों की भीड़ का ही हिस्सा हूँ। इस बार दोबारा से आया, लेकिन एक भक्त बन के नहीं, एक आधुनिक भक्त बन के। वो क्या बोलते हो आप अपनी भाषा में इन्हें? ट्रैवल ब्लॉगर? हाँ हाँ, वही। लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा ब्लॉगर नहीं हूँ, मेरे तो नाम में ही रेबल छुपा हुआ है। लेकिन इस बार मेरी ज़रूरत के अनुसार लगभग सब कुछ है मेरे पास, तो ज़्यादा कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छा कैमरा और ड्रोन होता तो शायद जिस काम के लिए आया हूँ वो थोड़ा अच्छे से कर पाता। इस बार का तो पता नहीं कि कब तथास्तु बोले, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें तो शायद ये जल्दी ही मान जाए। आखिर थोड़ा महत्वाकांक्षी तो मैं भी हूँ ही। वैसे तो ऐसे कितने और बहाने हैं मेरे पास शुरू न करने के, लेकिन ज़िंदगी के अभी उस मोड़ में हूँ जहाँ ज़्यादा सोचने का मन नहीं था। तो जो भी है, शुरुआत तो इसी से करनी हो, और इसी के साथ मैंने शुरुआत कर दी इस यात्रा की। ऐसा नहीं है मैं इस यात्रा में अकेले जा रहा हूँ, कुछ लोग और हैं मेरे साथ। और ये रहे मेरे 3 इडियट्स। ऑफ कोर्स पेशे से तीनों इंजीनियर ही होंगे। इनसे मिलिए, ये हैं भाई हर्षुल। पूरी यात्रा में हम दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हुए नजर आएंगे। ये हैं आशुतोष, जिनका नाम ही शिव का पर्याय है। तो जब भी इनसे कोई शिव के धाम चलने को बोलता हूँ तो ये मना नहीं करते। पहले तुंगनाथ भी जा चुका हूँ इनके साथ। और ये है भाई अभिषेक। इनके दुबले पतले शरीर में नहीं जाइए, इस पूरी जर्नी में ये सबसे आगे दौड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, ठंड बढ़ते ही इनकी बॉडी भी जवाब देने लगती है। और हाँ, आप भी तो हैं मेरे साथ इस जर्नी में। हाँ, आप ही को बोल रहा हूँ, तो चलें फिर। थोड़ा सा आगे जाके मैं पहुंचा खच्चर स्टैंड, और एक आदमी दौड़ता हुआ मेरे पास आया। इसकी आंखों में से दिख रहा था शायद चंद पैसों की जरूरत इसे भी है। मेरे बाएं घुटने का लिगामेंट मेरे पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोला कि भाई ले चल मुझे खच्चर से। तेरी जिद की वजह से इतना दूर मुझसे पैदल ना जाया जाएगा। लेकिन मैं भी अपनी हट में था, मैंने मना कर दिया खच्चर वाले भैया को। इसलिए नहीं, मुझे इन बेजुबान जानवरों में दया आ गई। इसलिए क्योंकि अगर मैं इनकी सवारी करता तो जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ शायद वो अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, मुझे इनसे नज़रें मिलाते वक्त खुद को इंसान बोलने में थोड़ी शर्म तो आ रही थी। तभी मैंने देखा मेरी उम्र के कुछ गधे इन खच्चरों में बैठ के आराम से ऊपर जा रहे हैं। मैं भी क्या करता, इंसान हूँ, यस तो करूँगा ही। शायद इस उम्र में इन खच्चरों से भी ज़्यादा मजबूर है। ये सबको अनदेखा करते हुए मैंने आगे बढ़ना ज़्यादा सही समझा, वरना शायद एक आधा गधा मेरे ऊपर भी चढ़ जाता। यात्रा सही चल ही रही थी, लेकिन अब पेट में थोड़े चूहे भी कूदने लगे थे। शायद इन जानवरों को यहाँ भी चैन नहीं है। मैंने दुकान से कुछ चॉकलेट और पार्ले जी लेना सही समझा, क्योंकि यात्रा काफ़ी लंबी होने लगी और मेरा भूखा पेट रहना सही नहीं था। वैसे यहाँ वाले लोगों की कम ही दुकान है इधर ना। पहाड़ी को शर्म आती है थोड़ा काम वाम करने में। जैसे तुझे शर्म आ रही है। भैया ये 10 रुपये वाला पार्ले जी का बिस्कुट कितने का है जी? सामने से जवाब आया 20 रुपये का। शायद रील सरकाते
कुछ ट्रेंड मैंने भी सीख लिए हैं और इन पहाड़ों में आके ये क्वेश्चन पूछना तो बहुत वैलिड है। जैसे जैसे हम इन पहाड़ों में ऊंचाई में चढ़ते जाते हैं, चीज़ों के दाम भी ऊंचाई छूने लगते हैं। पता नहीं क्या जादू है इन पहाड़ों का। चलो ये सब छोड़ो, अभी के लिए इन पेट की जानवरों को शांत कराया जाए। अब मुझे खोज थी एक कूड़ेदान की और जल्दी ही वो भी मुझे मिल गया। शहरों में मैंने कूड़े के पहाड़ देखे थे और यहाँ पहाड़ों में कूड़ा, बस 19-20 का ही तो फ़र्क है। इन पहाड़ों को साफ करना कोई मेरी जिम्मेदारी थोड़े है, इसके लिए तो शायद सरकार है। मैंने यहाँ भी चुप रहना सही समझा। चुपचाप अपना कूड़ा अपने बैग में डाला और मैं फिर से आगे बढ़ चला। अब मुझे समझ आने लगा कि यहाँ तो 2 केदारनाथ हैं। एक वो जो मुझ जैसे ब्लॉगर्स सिखाते हैं और एक जो आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो मैंने दूसरे को इग्नोर करके पहले वाले में ध्यान देना शुरू किया। आखिर खूबसूरती तो मुझे भी कैप्चर करनी है। It's funny how it all played out. Broken dreams seldom get realized. For me, you were a part of life that escaped and left me outside. हमारे समाज में हमेशा से एक पेचीदा प्रश्न रहा है कि मंजिल ज़्यादा खूबसूरत है या सफ़र। अब तक हम इस सफ़र का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस पुल को पार करने के बाद लगता है सबको बस मंजिल का इंतज़ार है। कोई बच्चा है जिसके लिए बस एक एडवेंचर है, कोई बुजुर्ग है जिसके लिए हर कदम एक तपस्या, हर सांस एक प्रार्थना। कोई जवान है दोस्तों के साथ हंसा, गिरा, थका, पर अंदर से थोड़ा शांत हो गया। रास्ते में कुछ जानवर भी मिले जिन्हें न सफ़र का मतलब पता है न मंजिल का, फिर भी सबसे ज़्यादा शांति उनके चेहरे में थी। बाकी राह चलते इन जानवरों से तो आपको बच के ही रहना पड़ेगा, और आप जितना ही बच लो, एक आधा खच्चर तो तुम्हें ठुमका मार के निकल ही लेगा। फिर संभालते रहना आप अपना संतुलन। शायद हम सब अपनी अपनी यात्रा पे निकले हैं, लेकिन हर किसी के मन में हर मोड़ के बाद अब बस एक ही सवाल है, मंदिर कितने दूर है, या फिर अब कितना और बचा है। पर कुछ लोगों ने तो शायद यहीं स्वर्ग पा लिया है। एक सुंदर से झरने के नीचे इन्होंने एक बढ़िया सा पिकनिक स्पॉट ढूंढ लिया है और लगे पड़े हैं प्रकृति का नाश आनंद लेने में। यार ये तो बड़ा भारी चीज़ है, मतलब हमें पैदल चलने में इतना अकेले, इतना थोड़ा सा सामान लेने में हमें इतनी प्रॉब्लम आ जा रही है। आप 60-60 किलो लोगों को लेके आ रहे हो, कैसे कर पाते हो इतनी? अब सर हमारा ऐसे मजदूरी है, हम आदत पड़ के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम 80, 85, 90 kg भी उठा के चल पाते हैं हम। नीचे एक चक्कर ऊपर भी लगाते हैं हम। ऐसे अब मजदूरी करना ही पड़ रहा है सर, क्या करें अब। वैसे कहाँ से हो आप? नेपाल से। हम नेपाल से? जी। मेरे एक पुराने मित्र ने मुझे व्हाट्सएप में बताया कि आज महादेव से मिलने कोई और भी आ रहा है। उनके गांव से एक डोली जो 51 साल बाद बाहर निकली है, केदारनाथ की ओर निकल पड़ी है, जिसका हम भी कई टाइम से वेट कर रहे थे। इनका नाम है माता अनुसुया देवी। वैसे हम पहाड़ों तक तो आ जाते हैं, पर शहर अब भी हमारे अंदर जिंदा है, और वही अंदर का शहरी पहाड़ों में भी हेल्थी खाना इग्नोर करके मैगी ढूंढने लगता है। ऊपर से अगर उसके साथ एक कड़क चाय मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। वो बनाना थोड़ी कड़क बनाना भाई, यहाँ से बस 1.5 घंटे की और।
आंखें चमक रही थी। आँखें चमक रही हैं? हाँ। मैं बिल्ली हूँ। करीब रात 9 बजे तक चढ़ाई करने के बाद अब मेरे दोस्तों ने भी हार मान ली थी। अरे भाई कितनी दूर है? यहीं पे ही है यार, आगे तुम कहाँ हो? ये जहाँ पे आग सेक रहे हैं वहाँ तक पहुँचे तुम? भाई आ रहे हैं धीरे धीरे, तू तो आगे चला गया है। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। हाँ, मेरे और आशुतोष से दोनों से नहीं चढ़ा जा रहा। अच्छा, अब है नहीं मेरी ज़्यादा। अबे भाई तेरे लिए तो नहीं है। ठीक है, हाँ आराम से। अभी के लिए इनकी मेंटल हेल्थ का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इनकी फिजिकल हेल्थ ने ज़रूर हाथ खड़े कर दिए थे। तो यहीं कहीं आसपास टेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस जर्नी को भी पूर्ण विराम देना होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हर हर महादेव। व्यंग्य का मतलब ही होता है कि समाज के विकृत अंग को कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करना कि समाज को उसकी वास्तविकता भी पता लग जाए और उसे बुरा भी ना लगे, कि वास्तविकता भी पता लग जाए लेकिन आपको बुरा भी ना लगे। इसका मतलब है कि आप व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने में नहीं, व्यक्ति को निर्दोष बनाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं। अबे हो जाता है यार ये गलत। हाँ हो तो जाता, मैं कह ही रहा था भाई, अब ढलान आ गया है, कर लेंगे आराम से। अरे ढलान तो नहीं है, पर तू पहाड़ी आदमी तो हर चीज़ को कर लेता ही बोलता है। अरे वो बात नहीं है, हो जाता, बट लेकिन तुम्हारी भी थोड़ा हालत ख़राब हो गई थी।